नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, सबकी निगाहें अब कोरोना के साथ साथ रविवार पे भी टिकी हुई हैं, यानी कि 2 मई को देश के 5 राज्यों का भविष्य तय होगा कि किन हाथों में जाएगा। इसी के साथ राजस्थान की 3 सीट का बाई इलेक्शन का परिणाम भी आना है। तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि हमारा ये लोकतंत्र का पर्व है। लेकिन एक ऐसे पर्व, ये पर्व इस बार इस तरह की स्थिति में हो रहा है कि जैसे किसी के घर में मैरिज हो, अचानक कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन जाए, आनंद फानंद में सारा काम निपटाना पड़े, खुशी की जगह एक तरफ मातम हो और दूसरी तरफ मन में फुलझड़ियां फूट रही हो, तो दोनों चीजें नहीं हो पाती हैं। वो स्थिति इस समय कोरोना के साये के साथ ही पूरा चुनाव संपन्न हुआ, मतदान, और अब जो परिणाम है उसमें भी वही सब चीजें साथ दिखाई देंगी। हम गुजारिश भी करना चाहेंगे कि लोकतंत्र का पर्व है, सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम दीपावली और होली भी, ईद या फिर बैसाखी भी हम कई बार बंदिशों में मनानी पड़ती हैं। इस बार भी वही समझ के चलें, कोरोना का कहर बरपा रहा है और हम कोशिश करें कि कोई भी दल जीते उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं देंगे, लेकिन थोड़ा संयम जरूर रखें, क्योंकि कई बार हम लोग जोश में होश भी खो बैठते हैं। खुद के सेहत की भी चिंता करें, दूसरों के लिए भी चिंता करें। तो चलिए हम बाई इलेक्शन को लेकर के चर्चा करेंगे राजस्थान के। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरसी चौधरी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आशीष चतुर्वेदी भाजपा नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं आरसी चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। 2 सीट पे आपका कब्जा, एक पे भाजपा का कब्जा। अगर ये बराबरी का हिस्सा रहता है कि 2 पे कांग्रेस, 1 पे भाजपा, तो किसी ने कुछ नहीं खोया। लेकिन यहाँ कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण इस नाते है कि बीच बीच में ये चीजें निकल करके आती हैं कि सरकार के दिन पूरे हो चुके हैं और कभी उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। इस वक्त कांग्रेस के लिए एक सीट महत्वपूर्ण है। गई हुई सीटों को तो पाना जरूरी है ही है, और कोशिश की होगी कि राजसमंद में भी कब्जा किया। एक सीट कांग्रेस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, भाजपा से भी ज्यादा। बीजेपी की सेहत तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर चलिए एक सीट भी और चली जाएगी। इनके पास में जो है सत्ता में है नहीं, प्रतिपक्ष मजबूत है, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो क्या कुछ अंदर खाने में चर्चा हुई है कि हम क्या स्थिति में हैं, क्या दावा करें? तो प्री टॉक्स पे हम क्या मान के चलें? योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। घर में जश्न हो और उस समय अगर कोई दुखद घटना हो, पूरे देश के अंदर हम कोरोना की वैश्विक महामारी से और बड़े ही दुखद समाचार हमें मिल रहे हैं, और उस बीच के अंदर हमें लोकतंत्र पे भी और जनता के जनादेश भी चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन मैं उन तमाम देश के लोगों के जो इस वैश्विक महामारी के अंदर अपनों को खोया, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके इस दुख के अंदर हम साथ में हैं। आपने कहा कि ये जो 3 सीटें हैं, उन 3 सीटों का जो नतीजा है, निश्चित रूप से योगेंद्र जी, कोई भी राजनीतिक दल किसी भी चुनाव की रणभूमि में जब उतरता है तो विजय प्राप्त करने के लिए ही उतरता है। अपनी तमाम जो चीजें हैं, ये जो 3 विधानसभा के जो उपचुनाव हैं, इन उपचुनाव से ना सरकार अपदस्थ होती है और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई और चीजें होती है। लेकिन एक सत्तारूढ़ दल को उसके लिए जरूर होता है जब लोग ये चर्चा करते हैं कि विदाई का समय आ गया, और विदाई की समय के साथ में जब उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव के दौरान भी जनता अपना आक्रोश और जनता अपना स्नेह प्रकट करती है। आने कल जो 3 विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, वो तीनों ही कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएंगे। वो जो पक्ष में आएंगे वो राजस्थान की सरकार के किए गए लोक कल्याणकारी कार्य और राजस्थान कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का और संगठन का सुप्रबंध जो होगा उसका नतीजा होंगे। जी चलिए आशीष जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, इलेक्शन को लेकर के काफी मंथन हुआ, कार्यकर्ताओं को भी लगाया है, पूरी तरह से बीजेपी ने चुनाव लड़ा। आरसी चौधरी साहब कह रहे हैं कि सामने दिखाई दे रहा है, इसमें दावे की बात नहीं है कि तीनों सीट पर हम कब्जा करेंगे। बीजेपी का क्या कहना है? देखिए योगेंद्र जी, अब जब 24 घंटे से भी कम समय रह गया है परिणाम आने में जी, कुछ भी स्पेकुलेट करना मुझे ठीक नहीं लगता है। और मैं तो यही अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अब जो इलेक्शन कमीशन ने एक नई गाइडलाइन जारी की है इस कोरोना परिदृश्य को लेकर के, कि हमको उनका पालन करना चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पे जाएंगे, काउंटिंग सेंटर्स पे जाएंगे, उनके जो नॉमिनीज जाएंगे, या विजय जुलूस निकालना है या नहीं निकालना है, नहीं निकालने को लेकर के इंस्ट्रक्शन है। तो जो भी समर्थक हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट्स के हों चाहे कांग्रेस के हैं, उनको एक संयमित आचरण कल करना चाहिए।
ये बहुत आवश्यक है, अभी समय की डिमांड यही है अभी। और देखिए, जहाँ तक सरकार की सेहत की बात है, तो सरकार की सेहत से नंबर्स पे चाहे फ़र्क ना पड़े, क्योंकि निश्चित रूप से अब हमारा जो भी आंकड़ा 71-72 था, इनका आंकड़ा जो भी था 99 था, उसको बढ़ा करके इन्होंने 105 कर लिया। लेकिन अब जो भी बातें हो रही है वो इनके आंतरिक विरोध के कारण होती है। देखिए, अब इसमें देखिए, आज ही मैं एक जो न्यूज़ चैनल, नेशनल न्यूज़ चैनल, उस पर एक रिपोर्ट देख रहा था। उसमें कहीं ना कहीं ये बातें सामने आती है कि भाई अगर आप विस्तार करते हैं, राजनीतिक विस्तार करते हैं, नहीं करते हैं, दोनों ही चीज़ों में कांग्रेस के लिए एक बड़ा धर्म संकट है। अब ये उनके नेतृत्व की क्षमताओं पर डिपेंड करेगा कि वो इस संकट से कैसे पार आते हैं। लेकिन अभी समय न तो सेलिब्रेट करने का है, और मुझे लगता है ना हमको इस पे ज़्यादा अभी चर्चा भी करनी चाहिए, क्योंकि अब लोकतंत्र है, हमने भी अब बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा है, कांग्रेस ने भी लड़ा है। और देखिए, जब 17 तारीख में और आज की स्थिति में तो बहुत अंतर सा भी आ गया है। देखिए आप, मतलब दिन पे दिन स्थितियाँ बिगड़ती ही जा रही है। तो मुझे लगता है कि अगर आज जैसी स्थिति होती तो शायद चुनाव बिल्कुल ही पोस्टपोन ही हो गए होते। देखिए आप इसमें, और मुझे लगता है सारे राजनीतिक दलों की भूमिका भी होती कि जान है तो जहान है, एक बार के लिए स्थगित कर देनी चाहिए। अभी देखिए प्रायोरिटी नहीं है ना, प्रायोरिटी नहीं है अभी। देखिए अभी बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं, अभी बिल्कुल कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, आपकी बात से सहमत हूं कि इस समय अभी देखिए सरकारों के हाथ में भी बहुत कुछ बचा नहीं है। जान बचाने पे फोकस होनी चाहिए कि आदमी की जान कैसे बच सकती है, हम उन्हें मदद कैसे दे सकते हैं। मैं बिल्कुल आशीष जी आपकी बात से सहमत हूं, और हमारा ध्येय भी अभी यही होना चाहिए। चुनाव है, परिणाम आएगा जो भी होगा, लेकिन फिलहाल हमारा जो मकसद है सभी का यही होना चाहिए कि हम जिंदगी कैसे बचा सकते हैं। बिल्कुल आपसे सहमत हूं, और जन टीवी की अपील भी है सभी से कि हम कोशिश करें कि किसकी मदद किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि हर व्यक्ति में जो पीड़ित है उसे सामने जो भी जिससे उम्मीद करता है उसमें भगवान दिखाई देता है। बहुत सारे लोग ऐसे तारनहार भी हैं जो मदद भी कर रहे हैं, और मदद उनकी बहुत उनके लिए जिंदगी बचा रही है। तो चलिए, ये वक्त लोकतंत्र के पर्व के साथ है, लेकिन हम उसी तरह से, जैसे चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे बैसाखी हो, या फिर ईद हो, या फिर होली दिवाली हो, सब तमाम जो पर्व जिस तरह से मनाए गए उसी तरह से स्थिति विकट है, और ऐसे में चुनाव परिणाम आएंगे। चलिए, लेकिन श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। स्थिति बड़ी असामान्य सी है, और इलेक्शन हुआ भी, और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जो बाई इलेक्शन का कारण बना कोरोना, और इलेक्शन से पहले डिक्लेयर हुए थे तब तक बहुत ज्यादा इसका ऐसा रौद्र रूप नहीं था, लेकिन इलेक्शन होते होते हालात बिगड़ गए, और परिणाम आने के साथ साथ तो आप देख ही रहे हैं कि हालात क्या बन रहे हैं। अभी जो उस वक्त जो आंकड़ा आ रहा था कितने संक्रमित मिल रहे हैं, उतने तो मौतों का आंकड़ा आ रहा है अभी। तो बहुत दुखद टाइम है, लेकिन फिर भी चलिए, सब राजनीतिक दलों ने अपने दाव चले हैं। क्या लग रहा है, इलेक्शन का रिजल्ट अब तो सामने दिखाई दे रहा है? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से ये उपचुनाव बहुत सारे संदेश दोनों पार्टियों को देगा, और बहुत सारे राजनेताओं का भविष्य का फैसला भी ये चुनाव करेगा। भले चाहे 3 जगह हमारे यहाँ उपचुनाव, एक जगह उपचुनाव नहीं हो पाए, और नहीं हो पाए, अब वहां पर 2 जून तक होगा नहीं होगा इलेक्शन, क्योंकि वहां पर भी 2 जून से पहले इलेक्शन कराया जाना, जबकि संभव था इसमें कराया जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ। आप देखिएगा कि रिजल्ट आने में इस बार शाम तक का समय इंतजार करना पड़ेगा, बहुत जल्दबाजी में रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से कोरोना गाइडलाइन की अनुपालना है, वहाँ डबल डोज लगाने वाले या नेगेटिव रिपोर्ट आने वाले कर्मचारी को ही वहां तैनात किया गया है, जो काउंटिंग करेंगे, और एजेंट और काउंटिंग उनके अंदर बीच में पॉलीथीन का वो स्पेस लगाया जाएगा, जिससे कि कोई तरह का संकट नहीं हो। वहां पर ऑक्सीजन का बेड भी लगाया गया है, वहां पर थर्मल चेकिंग भी होगी, सैनिटाइजर और वेंटिलेटर वगैरह सारी व्यवस्थाएं इस तरह से रखिए कि कोई भी इमरजेंसी हो तो उसका निराकरण किया जा सके। अब देखिएगा, चुनाव में आपके 60.37% मतदान हुआ है। अब मतदान के साथ साथ आपको देखा कि जिस प्रकार से काउंटिंग होगी, काउंटिंग का समय शुरू हो जाएगा सुबह से, लेकिन रिजल्ट आते आते 4 या 5 बजेंगे। इस बार रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला नहीं है, तो इसलिए सब राजनीतिक पार्टियों को इंतजार भी करना पड़ेगा। और ये भी बात सही है कि जिस प्रकार से कोरोना के कारण चुनाव हुआ 2 जगह, और एक जगह तो नेचुरल डेथ हुई थी मेघवाल जी की, लेकिन देखिए उस चुनाव के दौरान एक कैंडिडेट को तो कोरोना ही हो गया, रतन लाल जाट, और उनको जाकर के चुनाव के बीच में जाना पड़ा, और उस कारण से हो सकता हो कि उसके कारण से उनको मत कम मिला हो। ये भी बात सही है कि क्योंकि देखिए जिस प्रकार से कोरोना हो रहा है, फिर कुछ नहीं हो जाए
तो पब्लिकली कुछ संदेश भी गया। आप चुनाव में ये बात भी सही है कि हमको हमारे राजनीतिक नेता जो थे उनके ऊपर हम ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाए। हमने बाहर के नेताओं को ला करके यहाँ प्रचार प्रसार भाजपा ने किया। भाजपा को ये नहीं था कि हमारे जो वहां की वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री है उनको चुनाव मैदान में नहीं ले जाएगा, जबकि उनकी रियासत से बहुत पुराना साड़ा से संबंध था, लेकिन वो गई भी नहीं। और वो ये भी जान रही थी अगर मैं गई तो कहीं दाग नहीं लग जाए। ओम माथुर इस चुनाव में नहीं आए, भूपेंद्र यादव इस चुनाव में नहीं आए, अर्जुन मेघवाल भी इतने ज्यादा चुनाव में एक आध बार गए और फिर वो बाहर पांडिचेरी में लगे रहे। गजेंद्र सिंह शेखावत इस चुनाव में के बजाय उन्होंने संभाला जाकर के बंगाल। राजेंद्र राठौड़ ने सुजानगढ़ संभाला। अब सुजानगढ़ में कितना वो कर पाए नहीं कर पाए ये तो सामने आएगा, लेकिन वहां से उच्च जी देखिए, इलेक्शन लड़ने में किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी श्याम जी, लेकिन बस बड़ा सवाल ये आता है कि मेरा जो सवाल होगा आरसी चौधरी साहब, आपने कहा कि लोक कल्याणकारी सरकार, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मैनेजमेंट, बीजेपी भी केंद्र सरकार की काम, राजस्थान को मिला हुआ काम उसको लेकर के बुनाना चाह रही है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि ऐसी कौन सी वजह है कि जो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को वोट दिया होगा, या फिर सिंपैथी गेन करने की कोशिश की है कांग्रेस ने? देखिए जी, कोई भी नेता होता है वो व्यक्तिगत होते हैं और कई ऐसी है जिसके प्रति कहीं ना कहीं भाव रहता है। इन नई सीटों पे चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, ये कहीं ना कहीं हम इसको दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन दो जो दल हैं, एक केंद्र में सत्तारूढ़ है, एक राज्य में सत्तारूढ़ दल है, जो उन्होंने काम किए उन काम को लेके गए। लेकिन दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी के जो नेता गए, आपको पता है कि जो इनके वित्त राज्य मंत्री हैं, जब वो गए थे तब वहाँ किसानों के ऊपर किस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ और किसानों ने उनके सामने क्या प्रदर्शन किए थे, तमाम सब चीजें हैं। राजस्थान की सरकार ने जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी, जब उन्होंने जनता के बीच में 4 साल जब काम करने के बाद में जनता से संवाद करके जो मैनिफेस्टो बनाया था, उस मैनिफेस्टो को सत्ता में सरकार ने उसके अपना संकल्प पत्र बनाया और उसके आधार पे काम करने लगे। जब हमारे दो आरसी चौधरी साहब, वोट जिस आधार को आप बता रहे हो कि उस आधार पे वोट मिला, लेकिन वहां एक बात और आ रही है सामने कि भीतरी घात का भी कांग्रेस को सामना करना पड़ा है। मुझे लगता है योगेंद्र जी, ये तो कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि इन 2 सीटों पे माननीय जो प्रभारी हैं अजय माकन जी स्वयं सहाड़ा और राजसमंद में रहे। उन्होंने कोई बड़ी मीटिंग नहीं की, कार्यकर्ताओं के साथ में उन्होंने संवाद किया और कार्यकर्ताओं से उन्होंने जाना और कार्यकर्ताओं के अपने कुशल प्रबंधन के आधार पे उन्होंने निर्देश दिए कि किस प्रकार से जाके उन्हें फील्ड में काम करना है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है, वो तमाम तीनों जगह जाते रहे। लेकिन जिस प्रकार से जब राज्य की सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी की, उसके बाद में उनके जो कार्यक्रम थे, उन्होंने उस गाइडलाइन को देखते हुए तमाम वो कार्यक्रम है अपने निरस्त कर दिए। मैं ये कहता हूं कि निश्चित रूप से इस वैश्विक महामारी के अंदर एक साल हमने जो निकाला, लॉकडाउन का समय रहा, प्रवासी मजदूर वहां से आए, लोगों को चाहे अन्न हो, चाहे भोजन हो, चाहे आशियाना हो, चाहे दवा हो, उन सब से राजस्थान की सरकार ने इस कठिन समय के अंदर सहारा बन के उनके साथ में खड़ी रही। तमाम उनके जो मुद्दे थे, तमाम उनकी जो बातें थी, कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिला के सरकार ने और कार्यकर्ताओं ने किया। चलिए वापस आऊंगा आपके पास में। आशीष चतुर्वेदी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी का ऐसा कौन सा आधार आप कह सकते हैं कि जिसके आधार पे हम आज जो चर्चा कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल मतदाता ने दिल खोल करके वोट की ईवीएम का स्वागत किया होगा कमल के फूल के रूप में? देखिए, जहां तक चुनावी मुद्दों की बात है योगेंद्र जी, तो चुनावी मुद्दे तो देखिए आज जनता जो है वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे किसानों की कर्ज माफी की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, आप देखिए बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं और जनता ने निश्चित रूप से इन सबका संज्ञान लिया होगा, जो कल परिणाम में लक्षित हो जाएगा मुझे लगता है। और आप देखिए पटवारियों की हड़ताल चल रही है, मतलब स्थिति ये है कि गांव में जो आदमी होता है उसको एक एक नकल निकलवाने के लिए, आप देखिए स्थिति ये है कि हर पटवारी के पास 3-3 पंचायतों का काम दिया हुआ है, एडिशनल काम है, तो 2 जगह के तो उन्होंने बस्ते ही बंद कर रखे हैं। मतलब कोई कार्य हो ही नहीं रहा था, जब तब तो कोरोना भी नहीं था, मार्च में तो कोरोना नहीं था। आज तो देखिए कोई लोग अप्रोच भी नहीं कर रहा है कार्यालयों में, लेकिन तब भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अब ये इसको कैसे लेते हैं कांग्रेस वाले वो अलग बात है, बट प्रदेश में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी, उसको आधार मान करके वोट डाला है।
देखिए, हमने तो जो राज्य सरकार के, हमने तो अपनी जो संगठनात्मक शक्ति है और जो राज्य सरकार की विफलता है उनको हम सामने लेकर के गए हैं। चलिए मैं लौटूंगा। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार। यहाँ अपने अपने दावे हैं। देखिए, अभी भी मोदी के नाम को भुनाने की भरपूर कोशिश की, प्रधानमंत्री हैं और पार्टी के सर्वोच्च नेता के रूप में हैं, तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, बुलाना चाहिए जिसके पास में भी जो चेहरा हो उसको। लेकिन लोकल लीडरशिप पे बहुत ज्यादा बीजेपी ने ट्रस्ट नहीं किया। खुद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों, वो केवल मोदी जी के काम, केंद्र सरकार की योजनाएं, वसुंधरा राजे के किए हुए काम का कोई जिक्र नहीं हुआ। इसी तरह से यहाँ अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत के काम, उनके बजट और इसकी चर्चा की गई। देखिए योगेंद्र जी, सही बात है, चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने सरकार का सदुपयोग किया और वहां पर बजट जिस प्रकार से दिया गया, ये बताया गया कि सरकार है, सरकार के साथ दोगे तो ये सब बजट आपके साथ है और खर्च भी होगा। और दूसरी बात ये भी सही बात है कि भाजपा ने भी और कांग्रेस दोनों ने भावनात्मक रूप से टिकट दिए गए पार्टी के लोगों के बजाय। उन्होंने कोशिश की कि जिस प्रकार से चुनाव जीता जा सकता, ना बीजेपी ने भी यही किया कि वहां पर उनके किरण महेश्वरी की पुत्री को दिया और वहां पर उनके सारडा में उनकी पत्नी को दिया गया और सुजानगढ़ में उनके पुत्र को दिया गया। ये बात तो सबसे बड़ा आधार तो यही रहा कि जहां जिसका दाव लगाया वो उसने सिंपैथी गेन करने की पूरी कोशिश की है, पूरी तरीके से उनको। एक चीज आप देख सकते हैं, देखिए जिनके बदले टिकट दिया गया है उनमें एक भी राजनीति का खिलाड़ी नहीं है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड अगर आप देखें तो इनमें से किसी का भी नहीं है, पारिवारिक सदस्य है, इसलिए उनको दिया। उनको खिलाड़ी के होने के, देखिए भाजपा ने अब अपने चाहतों लोगों को नहीं दिया बल्कि पुराने खिलाड़ियों को उतार दिया। वहां धन की कमी इस बार भाजपा के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से खर्च करने का जो समय आया, इस बार पैसों की कमी दिखी। अब देखिए सारडा में जिस प्रकार से पूर्व मंत्री को उतारा, खेमाराम मेघवाल को, वो पैसा खर्च नहीं करे, सुजानगढ़ में सॉरी, और सारडा में रतनलाल जाट को भी उतारा, वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो गए। और इस प्रकार से देखिए अब जिस प्रकार से मैनेजमेंट होना चाहिए, सतीश पूनिया, धन का जिस तरह से उपयोग होता है और धन का जो वितरण होता है वो नहीं हो पाया इस बार। कांग्रेस ने निश्चित रूप से धन का सदुपयोग भी किया और सत्ता का सदुपयोग। चलिए एक सवाल और बैठता है यहाँ पे श्याम जी, एक सवाल हो रहा है मेरा, आपको लगता है कहीं भीतरी घात किसी को सता रही होगी? भीतरी घात निश्चित रूप से देखिएगा, कांग्रेस में भी कुछ स्तर पर हुई, लेकिन भाजपा को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। जो पीतलिया जो इनके थे, ये चाहते थे कि सक्रिय रूप से फील्ड में आकर के काम करें, उन्होंने नहीं किया, वो होम क्वारंटाइन के नाम पर दूर ही रहे। अब देखिए सीपी जोशी का अंदर से कितना आधार सही तरीके से काम आ पाया, क्योंकि सारडा और राजसमंद में दोनों जगह सीपी जोशी पुराने, क्योंकि अभी तो वो वहां से एमएलए भी है और विधानसभा अध्यक्ष है, लेकिन जब सारडा की बात करते हैं तो वो सांसद रहे हैं भीलवाड़ा से, तो उनकी अहम भूमिका रही अंदर से। चलिए श्याम जी, यहाँ मैं रुकना चाहूंगा एक बार, श्याम जी यहाँ रुकना चाहूंगा, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। हमने पैनलिस्ट के साथ में चर्चा की है, भविष्य क्या है ये तो यानी कि एक दिन का हमें इंतजार करना पड़ेगा, एक रात तो आपको निकालनी होगी रिजल्ट के लिए। बहुत बेचैनी सब में है, लेकिन जो जुड़े हुए हैं या फिर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मीडिया के लोग हैं या उस क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन बड़ी दिलचस्पी जो है वो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पे भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बनता है बंगाल। बंगाल में क्या होगा, क्या दीदी की चल पाएगी या फिर कमल खिलेगा, और सबकी निगाहें टिकी है नंदीग्राम में क्या होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए अब जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे थे पहले राजस्थान के बाई इलेक्शन की, 3 सीट के लिए मतदान हुआ, और अब हम बात करेंगे 5 राज्यों के चुनाव परिणाम की। 5 राज्यों में भी सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, वो है बंगाल।
बंगाल में क्या होगा? एग्जिट पोल्स के अनुसार अगर हम बात करें तो बड़ा कड़ा मुकाबला है। कुछ लोग ममता की वापसी कर रहे हैं तो कुछ लोग भाजपा को कमल खिलाते दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु में हर किसी ने डीएमके और कांग्रेस की जो सरकार सौंपने की बात कही, एआईएडीएमके बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। केरल में लेफ्ट की वापसी दिखाई दे रही है। ये मैं एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं, लेकिन एग्जिट पोल से ज्यादा जरूरी है जो बिल्कुल रियल पोल है, यानी कि रियल जो रिजल्ट आएगा आप उसी पे यकीन करें। उसके लिए आपके और उसके बीच में बहुत लंबा वक्त नहीं है, लेकिन फिर तो उस टाइम के लिए तो दिल थाम के बैठना ही होगा। अभी हम चर्चा करेंगे बंगाल को लेकर के कि बंगाल में क्या स्थितियां बनने वाली हैं, क्योंकि आप कहीं पे भी देख सकते हैं और डिबेट्स में भी अगर पूरे टाइम हम देखें, कहीं का चुनाव परिणाम इतना नहीं दिखाई दिया होगा जितना चुनाव कैंपेन किसी राज्य का नहीं दिखाई दिया होगा जितना बंगाल का दिखाई दिया है। चाहे वो नामांकन की बात हो, वहाँ की लिस्ट की बात हो, या फिर मतदान की बात हो, वहाँ बम भी ऐसे फेंके गए हैं कि जैसे फुलझड़ियां चल रही हूँ। खैर चलिए, इस वक्त हमारे साथ पैनल में आशीष मुखर्जी साहब भी जुड़े हुए हैं, जो लगातार हमारे साथ बने रहे हैं। समय समय पर उन्होंने अपना निष्पक्ष एक विश्लेषण जो वहां से रहा वो दिया, और एक बार फिर काउंटिंग के एक दिन पहले हम आशीष जी से जुड़ रहे हैं। आशीष जी, हम आपके साथ जी आप रोटेट करें अपने इसको सिस्टम को। चरण का एक लंबा कैंपेन चला, मतदान हुआ, और लास्ट के जो चरण है वो कोरोना में हुए, तो ये सब लोगों को डर भी था। बाहर के राज्यों से भी बहुत सारे लोग गए हैं, राजस्थान से भी कई लोग ऐसे हैं जो एक महीने तक वहां पार्टी की सेवा करके लौटे हैं। खैर चलिए, लेकिन ये एक जज्बा कह सकते हैं कार्यकर्ताओं को, उसी की बदौलत पार्टियां जीत पाती हैं। आशीष मुखर्जी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ, अंत में ये बंगाल का चुनाव खत्म होता हुआ दिख रहा है। मेरा जब से लग रहा 8 चरण का चुनाव, बहुत हिंसा देखने को मिला, बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली जो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। बहुत सारा जोर केंद्र का था, बहुत सारी पैर में चोट लगना, व्हील चेयर में बैठना, बहुत सारी चीजें देखने को मिली है। और उसके बाद ये एग्जिट पोल का आना बड़ा कुछ का वो दिख रहा है। जैसा माहौल बनाया गया था, जैसा बीजेपी वाले क्लेम कर रहे थे कि शायद ये उनकी 200 से ऊपर सीटें आएंगी, लेकिन अंततः ये एग्जिट पोलों ने जो निष्कर्ष निकला और पोल्स ने जो दिखाया, उसमें ममता बनर्जी की वापसी दिखाई दे रही है। लगता है प्रशांत, ये तो सर एग्जिट पोल आशीष जी कई बार धराशायी भी हो जाते हैं, एग्जिट पोल फेल भी हो जाते हैं, लेकिन आप तो वहां इलेक्शन कैंपेन में भी आपने बहुत नजदीक से देखा है, आपका इंटरेस्ट भी होता है कि कहाँ क्या कैसे चल रहा है, उसको आपने जनप्रिय के साथ शेयर भी किया। हम एग्जिट पोल और रियल पोल में बड़ा अंतर है, हालांकि वो तो रिजल्ट से ही तय करेगा, लेकिन एग्जिट पोल के आसपास स्थितियां वहां आम जनता से चर्चा हुई आपकी, वो कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए, बंगाल के बारे में जहां तक, हाँ, बिहार का आप कह सकते हैं कि एग्जिट पोल वैसा नहीं था जो एक्चुअल रिजल्ट हुए, लेकिन अगर हम बंगाल की बात करें तो इससे पहले जो भी एग्जिट पोल आए हैं करीब वैसा ही रिजल्ट आए, ये देखा गया है पिछले कई वर्षों में जी। कुछ अगर एनालाइज करें इसको तो उसको इस तरह कहा जाए, शुरू के ये 8 चरणों का मतदान था, शुरू के जो 2 या 3 चरण थे जिसमें बीजेपी को एडवांटेज जरूर मिला, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता चला गया तृणमूल कांग्रेस को एडवांटेज मिला, और लास्ट के जो 3 चरण थे जब कोरोना महामारी चारों तरफ फैलने लगा तो इसमें तृणमूल कांग्रेस को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के लिए काफी वोट किया, क्योंकि ये देखा गया था कि जब अम्फान आई थी बंगाल में और उसके बाद जब ये आपका क्वारंटीन किया गया लोगों को, जब ये कोरोना महामारी फैली तो तृणमूल कांग्रेस ने वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। लोगों को फिर ऐसा लगा कि शायद ये सरकार हमारी ऐसे ही बनी रहे, हो सकता है इसके लिए लास्ट 3 चरणों में काफी अच्छा मतदान तृणमूल कांग्रेस के फेवर में हुआ। तो इससे ये जो फर्क पड़ा है, ये जो एग्जिट पोल में जो दर्शाया जा रहा है, मुझे लगता है कि काफी हद तक सही है। हो सकता
सकता है कि एग्जिट पोलों के अनुसार तृणमूल कांग्रेस को बहुमत मिले, लेकिन बहुत अंतर नहीं रहेगा। जैसा कि प्रशांत किशोर जी ने कहा कि 100 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी बीजेपी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। 100 से ऊपर जाएगी या 15 सीटें और मिलेगी बीजेपी को, लेकिन बहुमत के करीब जो है तृणमूल कांग्रेस बनी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी, मैं लौटूंगा वापस। आशीष जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, मैं उनके पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ। श्याम जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। बड़ा रोचक चुनाव हुआ है ये, और हम सब ने देखा कि हिंसा की कोई कमी नहीं रही, भीड़ की कोई कमी नहीं रही, और कार्यकर्ताओं का, वहां की पब्लिक का भी उत्साह काफी रहा। कोविड के दरमियान भी उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी पार्टी की ज्यादा परवाह की है वहां पे। और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन रही है कि पूरे बंगाल का एक एक बूथ का चुनाव आप मान के चलिए कि सीआरपीएफ की देखरेख में हुआ है। तो पहली मर्तबा ऐसा है कि लंबा कैंपेन का समय भी लोगों को मिला, लास्ट चरण वालों को। तो क्या एग्जिट पोल पे यकीन करना लाजमी होगा यहाँ पे, अभी मुखर्जी साहब जैसे कह रहे हैं, और या फिर बीजेपी की जो ताकत है उसका एहसास ममता को करा दिया उसने? देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने पूरा चुनाव कैंपेनिंग में स्थानीय नेताओं की जगह खुद को वहां पर दिखाने का प्रयास किया कि केंद्र सरकार सामने है, आपके साथ है, ये दिखाने का प्रयास किया। वहां के लोकल लीडर तो थे ही नहीं। लोकल लीडर तो ममता बनर्जी के लोगों को ही खरीदा गया। जिस प्रकार से सब कुछ हुआ, इनका जो चुनावी परिप्रेक्ष्य में जो कुछ करना था, कैलाश विजयवर्गीय 2.5 साल तक वहीं रहे, और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि बाद के टाइम में जिस तोड़फोड़ हुई और जो कुछ हुआ देखने को, लेकिन चुनाव बड़ा रोचक हुआ। हमारे चुनाव आयोग, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा, जो कि राजस्थान से भी नाता रखते हैं, और वो इसी दौरान रिटायर भी हो गए, चुनाव में करते करते रिटायर भी हो गए। अब दिखेगा कि आप देखिए चुनाव में राजस्थान का लगाव इसलिए है कि गवर्नर साहब हमारे यहाँ के हैं, लेकिन वहाँ के यहाँ के लोग भी काफी तादाद में काफी है करने गए, और हम राजस्थानियों का वहाँ पर बहुत अच्छा वित्तीय स्थिति में भी बहुत मजबूत तरीके से है, और इन्फ्लुएंस के तरीके से भी राजस्थानी बहुत वहां पर है। तो इस कारण से वहां की जीत हार राजस्थान के नेताओं को भी बहुत कुछ संदेश देगी। अगर जीतेंगे तो वो कहेंगे देखिए हम सब कुछ काम करके आए हैं, और फिर आने वाले समय की 34 है भाजपा के वहां पर वर्तमान में विधानसभा सीट। अब वो सत्ता में आने के लिए इतनी बड़ी, जैसे यूपी में सत्ता दिखाने की बात कर रहे थे, वैसे पन्ना प्रमुख इनके सक्रिय रूप से काम मेरे ख्याल में बंगाल में कर नहीं पाए। अब ये बात सही है कि 34 हैं, तो हो सकता हो कि ये 100 का आंकड़ा पार करें वहां पर। और ममता बनर्जी जिस प्रकार से पहले प्रचंड बहुमत से आई थी, वो नहीं आ पाएंगी। वो सत्ता लेके आएंगी तो बड़ी कठिनाई समय में उनको चलाने में पड़ेगी। ये बात सही है कि भाजपा कमजोर, अगर ममता बनर्जी वापसी भी करती हैं तो ये तो तय माना जाना चाहिए कि एक मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ेगा उन्हें। मजबूत विपक्ष और केंद्र सरकार का सामना हर वक्त करना पड़ेगा, क्योंकि अब वहां पर देते वक्त केंद्र सरकार बार बार कहेगी लोगों को, हमने कहा था सत्ता में लेके आ जाओ तो मदद कर। जिस प्रकार से कोरोना का 3 चरणों में जो कुछ फायदा ममता बनर्जी की पार्टी को मिला, वो अगर ये कोरोना जिस तरह से देश में नहीं बढ़ता, और प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार का बर्ताव कर रहे थे बिहार बंगाल के साथ, उसे लग रहा था कोरोना फैलने का दोषी किसे माना जाएगा, केंद्र सरकार को माना जाए। आपके जब से पहले एक सवाल है मेरा, यहाँ एक सवाल होगा मेरा, श्याम जी, पब्लिक इतना कुछ देखती है कि कोरोना के दरमियान जो इतनी भीड़ जुटाई गई, आज जो स्थितियां हैं वो संक्रमण का बहुत बुरा हाल है वहाँ। कह सकता हूँ कि ब्लास्ट है वहाँ पे, इन्फेक्शन जो इस तरह का हुआ है वहाँ, इसका कोविड का, वो पब्लिक इतना कुछ देख पा रही है या फिर केवल वोट डालने से मतलब रहा? देखिए योगेंद्र जी, भाजपा ने तो बाहर के लोगों को ले जाकर भीड़ जुटाई, वहां के लोग कम नजर आ रहे थे। बाहर के जो इनके व्यापक पैमाने पर बहुत जगह कर कार्यकर्ता और नेता वहां गए, सांसद गए, केंद्रीय मंत्री वहां रहे, तो इस कारण से आप देखिएगा कि सत्ता की भीड़ ज्यादा थी वहां पर। और ममता बनर्जी जो गली मोहल्ले की नेता कहलाती हैं, कि वो कहते हैं कि मैं तो स्ट्रीट फाइटर हूँ, उसी तरह से उन्होंने बर्ताव भी किया, और निश्चित रूप से उनको स्ट्रेचर पे आना पड़ा और सब कुछ हुआ।
बहुत कुछ संदेश देगा। ये बंगाल चुनाव का रिजल्ट देश की राजनीति में एक नया संदेश देगा पूरी में। अगर जीतते हैं तो फिर देखिएगा कि आप वापस जो आने वाला समय चुनाव होगा यूपी का, बाकी जगह का, वहां पर भाजपा अलग धुन में रहेगी। लेकिन हार जाती है भाजपा तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें बदलाव करने में आएगा सामने, पार्टी में भी बदलाव होगा और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी देश की। वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मैं आशीष चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा। यह एक ऐसा चुनाव रहा बंगाल का, सबकी निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन आपकी पार्टी ने यहाँ पे लेफ्ट के साथ में अलायंस किया और ये बार बार सवाल भी उठता रहा, बीजेपी ने इसे मुद्दा भी बनाया कि केरल में लेफ्ट के साथ में चुनाव के सामने चुनाव लड़ रहे हैं और या साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करे, क्योंकि कांग्रेस को भी तो आवश्यकता ये थी कि हम बीजेपी को मात कैसे दे सकते हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी चूक रही है वेस्ट बंगाल में। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों पे नहीं, दूसरे दलों की नाकामियों पे सदैव चुनाव लड़ने का प्रयास करती रही। और जिस प्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी ने कहा कि वो जो चुनाव था, पूरी केंद्र की सरकार बंगाल के अंदर थी और पूरे देश के अंदर कोरोना का विस्तार फैल रहा था। देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी हाईकोर्ट को चुनाव आयोग को लेकर इतनी तल्ख टिप्पणी करे कि क्यों नहीं इसे इस चीज का अपराधी माना जाए, और चुनाव आयोग को ये कहना पड़े कि इस चीज को हटाइए, ये मीडिया पे नहीं जाना चाहिए जिसकी छवि खराब हो। लेकिन इससे भी अलग अगर मैं एक चीज देखता हूं तो बंगाल की संस्कृति और आबो हवा को जितना मैंने पढ़ा हो, जितना मैंने जाना है, देश के विभाजन के समय पे हो चाहे उसके बाद में हो, कभी भी विभाजन की वहां पे संस्कृति नहीं रही, कभी भी वहां किसी भी वर्ग के बीच में विभाजन नहीं रहा। एक पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य रहा, ऐसा एक प्रबुद्ध लोगों का एक निश्चित रूप से देश के अंदर जाने वाला राज्य है। लेकिन इस चुनाव के दौरान लोगों को ध्रुवीकरण करने का एक कुसंगत प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम ये चाहते हैं कि राजनीति सदैव मुद्दों पे होनी चाहिए, जनता के इश्यूज पे होनी चाहिए, ध्रुवीकरण पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ध्रुवीकरण का जब दौर आता है तो हम कहीं पे भी इस ध्रुवीकरण की जब आंधी आएगी उस समय हम देश को जोड़ने के लिए जो ताकतें एक हो सकती है उनके साथ में खड़े हुए नजर आएंगे। लेकिन ये चूक जो रही, अभी चलिए देखिए अभी होता क्या आगे। आशीष जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। बीजेपी की बहुत बड़ी ताकत आशीष चतुर्वेदी जी के पास में। मुखर्जी साहब, चतुर्वेदी जी भी बीजेपी से जुड़े हुए अपने साथ में, आपके नाम राशि हैं। मैं चतुर्वेदी जी के पास जाना चाह रहा हूँ। अगला सवाल मेरा मुखर्जी साहब से होगा, लेकिन ये सवाल मेरा चतुर्वेदी जी से है। चतुर्वेदी साहब, प्रधानमंत्री जी की लगभग 50 सभाएं, अमित शाह जी की लगभग 250 रैलियां और सभाएं ये वहां पे किए हैं, रोड शो किए हैं। कैलाश विजयवर्गीय साहब जैसे मध्य प्रदेश के नहीं बंगाल के ही थे, वहां पे मारवाड़ियों के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को वहां पे भेजा गया, राजस्थान से बहुत सारे कार्यकर्ताओं को भेजा गया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी ने कहां 3 से कहां तक का संघर्ष किया है, ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि रहेगी। लेकिन अभी भी जो बात कही जा रही है कि एक मैनेजमेंट बीजेपी का जो सोच के चल रही थी वैसा रह नहीं पाया। एक आरोप ये लग रहा है बीजेपी पे कि पैसे के दम पर चुनाव लड़ा गया। देखिए योगेंद्र जी, मैं 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। पहले तो हम बात कर रहे थे एग्जिट पोल की, एग्जिट पोल्स नहीं होते हैं, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो 4 प्रमुख एग्जिट पोल आए हैं उसमें 2 में भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस की अपेक्षा बढ़त पर है, और दोनों बहुत ही प्रमुख एग्जिट पोल हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। अगर हम आज तक जो एक्सिस वाला एग्जिट पोल की बात करें तो अभी तक उसकी 90% से ऊपर की जो है सक्सेस रेट रही है, और उसने भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल से आगे बढ़ाया है। हालांकि हमारा ये आकलन है कि हम बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ वहाँ पे सरकार बना रहे हैं, क्योंकि जनता में वहाँ पे जिस तरह से तृणमूल को लेकर के आक्रोश था, कट मनी को लेकर के, केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करने को लेकर के था। और दूसरी बात ये हमें समझनी पड़ी कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 3 सीटें थी, तो 3 सीटों से लेकर के ये जो सफर हमने किया है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी केस स्टडी और बहुत बड़ी सफलता को हम मानते हैं। और दूसरी एक देखिए, जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बात कही आपने, आशीष जी एक बात कही कि ये केस स्टडी है, इसकी केस स्टडी करवाएंगे कि वास्तव में कैसे पांव जमाया है बीजेपी ने। अभी देखिए बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगता रहा कि बीजेपी का अपना मूल वर्कर कोई नहीं था चुनाव लड़ने वाला। बीजेपी ने टीएमसी में भेद डाल के टीएमसी के लोगों को तोड़ करके, चाहे वो करप्शन के चार्जेज उन पे रहे हों, जिन मुद्दों को लेकर के ममता बनर्जी खेमे पे रेड्स की गई, उसी से जुड़े कुछ लोग आपके साथ में भी थे, लेकिन उनको बिल्कुल
पाक साफ रखा गया, तो आपको क्या लगता है कि जनता ये सब चीजें भी देख रही होगी? देखिए, निश्चित रूप से जनता ने काफी चीजें देखी होगी। जनता ने ये भी देखा होगा, वहाँ जो किसान वर्ग है जो 1 करोड़ की तादाद में, उन्होंने ये भी देखा होगा किस तरह से किसान सम्मान निधि नहीं पहुंच पाई, किस तरह से लोगों को आयुष्मान भारत के फायदे नहीं मिले होंगे। और मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, कांग्रेस वहां पे मुख्य विपक्षी दल थी, उसके पिछले चुनाव में 42 के लगभग सीटें आई थी। अब आप देखिए, कांग्रेस ने जो तृणमूल कांग्रेस के शासन के खिलाफ जो आक्रोश था, उसकी वो आवाज नहीं बन पाए, और वो भरपाई भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की। आप देखिए, कल जब हम चुनावों का वास्तविक आकलन करेंगे तो हमको ये आकलन भी करना पड़ेगा कि ये जो 5 चुनाव के परिणाम हैं किस तरह कांग्रेस के लिए एक दुःस्वप्न की तरह हैं। आप देखिए, केरला में, वह भी एक महत्वपूर्ण राज्य है जहां पे 40 साल से ट्रैक रिकॉर्ड है कि 5 साल में हर बार सत्ता परिवर्तित होती है, और पिछले 2019 के चुनाव में 20 में से 19 सीटें जीतने के बाद भी एक भी एग्जिट पोल में वहां पे कांग्रेस को बढ़त नहीं दिखाई जा रही है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं बहुत बातों पर विचार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास एक राज्य था असम, मोस्ट लाइकली हम उसको रिटेन कर रहे हैं, और बंगाल में हम बहुत अच्छी से वापसी कर रहे हैं। तो देखिए, हम इसका एग्जैक्ट आकलन तो कल करेंगे, लेकिन कांग्रेस को इसका बहुत बड़ा आकलन करना पड़ेगा। और जिस तरह से इनका G23 था, वो भी अपने आप में जो असंतोष था लीडरशिप को लेकर के, वो उस तरह की चर्चाएं और बातें बहुत सारी सामने आएंगी, देखिए, मई महीने में। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, ये सब चीजें एग्जिट पोल को यकीन करने वाली बात नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा दिलचस्पी होती है लोगों को कि चलिए चुनाव संपन्न हो गया, इतनी मेहनत की है, रिपोर्टर्स भी लगे हैं, सारी चीजों में इसका परिणाम क्या सामने आ रहा है। समय कम है, आशीष मुखर्जी साहब के पास जाना चाहूंगा एक बार। आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी आशीष चतुर्वेदी साहब ने कहा कि ये तो एक केस स्टडी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बीजेपी ने 2 सीट से पार्लियामेंट में और अपनी महत्वपूर्ण स्थिति तक कायम की है, इंडिपेंडेंटली सरकार का बहुमत भी हासिल किया है। और पहले जब अडवाणी जी और अटल जी उस वक्त सरकार भी बनाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, संघर्ष किया है, लेकिन वो दौर बदल गया बीजेपी का। केस स्टडी में क्या लगता है आपको, इस स्टडी पे कितना यकीन कर रहे होंगे लोग? जी चले आशीष जी हमारे साथ अभी, लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली होगी कि पूरा अगर इलेक्शन कैंपेन देखा जाए, देखिए राजनीति में एक दौर बदल गया है, सब चीजों में बदलाव है, जनता के स्वभाव में भी बदलाव है, हर चीज जब हाँ, आशीष मुखर्जी साहब जुड़ गए हमारे साथ में। अभी आशीष चतुर्वेदी साहब ने कहा कि तो केस स्टडी है, ये बात भी सही है कि बीजेपी ने 2 सीट से कहां सत्ता के सिंहासन तक पहुंची अटल जी के नेतृत्व में, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई पार्टी 2 सीट पे आने के बाद में बड़ी हताशा, और वो 3 सीट से बीजेपी इस स्ट्रगल तक पहुंची है, तो ये तो एक लोहा मानना चाहिए ममता जी को। देखिए, इस बार जैसा उम्मीद किया जा रहा था कि ये शायद ये बदलाव की चुनाव हो रही है, शायद तृणमूल कांग्रेस से लोग उब चुके हैं, शायद तृणमूल कांग्रेस के तोलाबाजी, कटमनी और जो भी चीजें तुष्टीकरण से लोग, ये काफी बंगाल के लोग काफी परेशान हो चुके हैं, और इस बार बीजेपी की सरकार वहां आएगी क्योंकि सत्ता परिवर्तन की लहर से कुछ दिखाई दे रही। लेकिन कुछ चीजें ऐसी घटित हुई बीच में जिसको लेकर ममता बनर्जी ने कई बार इसको उठाया और सही भी उठाई कि बाहर के लोगों का वहां पे आके चुनाव में गड़बड़ी फैलाना, दूसरे स्टेट से वहां पे जाकर के चुनाव में गड़बड़ी फैलाना, बहुत ज्यादा सडनली चुनाव से पहले बंगाल को उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, तो उससे ऐसा लगने लगा कि शायद बंगाल में कोई और ही उद्देश्य है। कैलाश विजयवर्गीय, जैसा कि हमारे दूसरे पैनलिस्ट कह रहे थे, कि करीब 2.5-3 महीने से 2-3 साल से वहां पे जा रहे थे और वहां जाके एक तरह से बस भी गए। तो इन चीजों का बहुत कई पॉजिटिव असर होता है और कई बार नेगेटिव असर भी होता है जी। अभी तक आपने बंगाल को तवज्जो नहीं दिया, बंगाल में ऐसे कोई विशेष परिवर्तन की बात नहीं की, बंगाल में आपने ध्यान नहीं दिया, बंगाल में ऐसा कोई बड़ा लीडर आपने तैयार नहीं किया, बंगाल का भविष्य में कौन मुख्यमंत्री होगा इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। सारी बातें होने के बाद एकदम चुनाव से पहले बहुत सारे लोगों को, जिनके ऊपर बहुत दाग लगे हुए थे, उनको आप तो ये बीजेपी की कमी बीजेपी को अखर सकती है कि अपनी खुद की लोकल लीडरशिप, बीजेपी की मूल लीडरशिप थी वो उसके पास में नहीं थी, वो टीएमसी के जो ये कहें कि मोहरे थे, उन्हीं पे पूरा दाव खेला गया है। चलिए, अभी तो हमें इंतजार करना चाहिए कि स्थितियां क्या बनेगी। कड़ा मुकाबला तो हम कह ही सकते हैं, लेकिन केरल में
वो चाहे असम में हो, तमिलनाडु में हो, या फिर पुडुचेरी में हो, या फिर वेस्ट बंगाल में हो, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि रिजल्ट क्या होगा। सबकी अपनी दिलचस्पी होती है, किसी के किस राज्य में है, किसी के किस राज्य में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और हम परिणाम के बाद भी इसी तरह से पैनल से रूबरू आपको कराते रहेंगे। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।